औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम class and welcome back to the lecture number 11 for the course of partial differential equation. I hope so कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अच्छे से उसको एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ अच्छी से स्टडी भी कर रहे होंगे। सो कंटिन्यू करते हैं आज की जो टॉपिक है हमारा उससे। ठीक है, प्रीवियस अपने लेक्चर में हमने जो टू डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन का जो प्रॉब्लम था, यानी जो पीडी था वो हमने डिराइव कर लिया था। ठीक है, वो डिराइवेशन एक डिफरेंट अप्रोच हमने यूज किया हुआ था। जो कंप्यूटेशनल मॉलिक्यूल का जो कॉन्सेप्ट है, यानी मींस कि सबसे पहले हमने डिराइवेटिव्स को डिस्क्रिटाइज कर लिया, फिर उस डिस्क्रिटाइज डेफिनेशन से और उस पीडीज के स्ट्रक्चर से हमने मॉलिक्यूल की कंस्ट्रक्शन बनाई। फिर उस कंस्ट्रक्शन को हमने टू डायमेंशनल सिचुएशन में देखा और सारी जो कंबाइंड कॉन्सेप्ट थे सबको मिला के हमने ये कंक्लूड किया कि अगर टू डायमेंशनल एक ऑब्जेक्ट हो हमारे साथ तो उसमें जो हीट कंडक्शन या हीट प्रोफाइल है या जो टेम्परेचर के जो डायनेमिक्स है वो एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है जिसमें तीन वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। और वो इक्वेशन इस तरह है, यू टी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई यू डबल एक्स प्लस यू डबल वाई। ठीक है, जो स्ट्रक्चर था हमारे साथ उसमें हमने डिफरेंट एंड्स पे डिफरेंट टेम्परेचर रखे हुए थे। अब आज के लेक्चर में हम इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन में इंटरेस्टेड है। तो सबसे पहले हम जो होमोजीनियस बाउंड्रीज है हम यू अज्यूम करेंगे कि सारे जो सारे जो बाउंड्रीज है रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर के सारे बाउंड्रीज पे जो टेम्परेचर है वो जीरो है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट लेंगे और फिर नॉन होमोजीनियस बाउंड्रीज कंडीशंस के लिए जो तरीकाकार होगा उसको यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, जिस तरह से हमने वन डायमेंशनल इक्वेशंस के लिए किया हुआ था। अच्छा, इनिशियली जो रेक्टेंगुलर प्लेट है हमारे साथ उसका टेम्परेचर एट डिफरेंट पॉइंट्स x and y is given by f of xy, small f of xy. This is the given temperature of the rectangular temperature. ठीक है, इसका जो इसकी जो ज्योमेट्री थी वो हमने बनाई हुई थी। प्रीवियस लेक्चर में आप जाके देख सकते हो कि ये जो यू एट जीरो वाई ये कौन सी बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, यू एट एक्स जीरो ये किस बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह एल यू एट एल वाई एंड यू एट एक्स एल डैश ये कौन सी बाउंड्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, इन बाउंड्रीज से ये तो हम एटलीस्ट आइडिया लगा सकते हैं कि जो रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है हमारे साथ उसका एक साइड का लेंथ है एल और दूसरे साइड का लेंथ है एल प्राइम। ठीक है, तो जो एल प्राइम वाला लेंथ है वो हमने रखा हुआ है वाई एक्सिस पे, जो एक्स जो एल वाला लेंथ है वो हमने रखा हुआ है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, और एट द स्टार्ट ऑफ द टेम्परेचर जो रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई में। ठीक है, ओवरऑल जो टेम्परेचर की जो डायनेमिक्स होगी वो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही होगी। ठीक है, पीडीज को एक नजर देख लेते हैं कि ये कौन सा पीडी है। तो ये है लीनियर पीडी। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर इन टाइम, सेकंड ऑर्डर इन स्पेस। ठीक है, दिस इज होमोजीनियस। ओके, एंड it have three variables। कौन कौन सी वेरिएबल्स है इसमें, यू टी इज इक्वल टू यू डबल एक्स एंड इज इक्वल टू यू डबल वाई, इस तरह की चीजें नजर आ रही है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा टेम्परेचर है यू वो तीन वेरिएबल्स टी यानी टाइम, एक्स और वाई दो स्पेटल वेरिएबल्स डिफरेंट एक्स वाई पे डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट टेम्परेचर होगी और वो टेम्परेचर ये एक इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही होगी। सॉल्व करने का सिंपली मकसद ये है कि एक ऐसा फंक्शन यू, तीन वेरिएबल का फंक्शन यू इस तरह का कैलकुलेट हो जाए जिसको अगर हम इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दे तो इसको सेटिस्फाई कर दे और वही सोल्यूशन इन चार बाउंड्री कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा हो और इस इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा हो। तो वो सोल्यूशन हमारा जो रेक्टेंगुलर प्लेट है उसमें
हीट के कंडक्शन को या टेम्परेचर के प्रोफाइल को डिस्क्राइब भी कर रहा होगा और इस सारे इक्वेशंस को सेटिस्फाई भी कर रहा होगा। ठीक है, सो द फर्स्ट weapon to take such type of problem is of course the separation of variable technique. So let's go and apply the separation of variable technique. अब हमारे साथ जो सोल्यूशन है प्रीवियस प्रॉब्लम में वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन के प्रॉब्लम में हमारे साथ जो सोल्यूशन था उसमें दो वेरिएबल्स थे, एक था x और दूसरा था t। ठीक है, अब करंट सिनारियो ये है कि जो हमारा डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है, x, y और t पर। तो u is a function of x, y and t. So we will assume that you have some shape like this, function of x जिसको मैं कैपिटल x से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन ऑफ y जिसको मैं कैपिटल y से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एंड सिमिलरली फंक्शन ऑफ t। दिस इज द बेसिक स्टेप ऑफ द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक। इसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि अगर सपोज अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है तो वो इस तरह की शेप में होगा, एक वेरिएबल का फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय दूसरे वेरिएबल का मल्टीप्लाइड बाय थर्ड वन। ओके, सो अब अगर ये एस्टिमेट हमारे साथ होल्ड हो रही हो तो व्हाट इज यू टी? यू का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव ऑफ कोर्स एक्स वाई टी डैश के इक्विवेलेंट होगा बिकॉज एक्स एंड वाई आर कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? u double x is of course x double dash of x y multiplied by t because y and t are constant with respect to x. In the same way we can calculate u double y means double derivative of u with respect to y, which will be x y double prime into t. Now what we are going what we are doing, we are simply going to substitute this estimate in the partial in the final feeding. So we will get some kind of ordinary differential equations. Okay, we will introduce the separation constants वगैरह वगैरह। so इन सारे estimates को partial differential equation में use करते हैं तो इस तरह का हमें एक expression मिलेगा। this is the derivative of u with respect to t is equal to alpha square multiplied by the derivative of u with respect to x plus derivative of u with respect to y। ठीक है, हमने एस्टिमेट्स हमने सब्स्टिट्यूट कर दिए अपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब हमें क्या करना है? अब हमें इस इक्वेशन को डिवाइड करना है x मल्टीप्लाइड बाय y मल्टीप्लाइड बाय t मल्टीप्लाइड बाय अल्फा स्क्वायर से। ठीक है, सो डिवाइड ऑल दिस इक्वेशन बाय x y t अल्फा स्क्वायर। सो इसी साइड पे हमारे साथ t प्राइम डिवाइड बाय अल्फा टी स्क्वायर टी बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x और y है तो वो ऊपर वाले x और y दोनों के साथ कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये जो एस्टिमेट है ये दूसरी साइड पे आ जाएगा माइनस एक्स डबल प्राइम ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू लेमडा डबल प्राइम ऑफ वाई डिवाइड बाय वाई डबल प्राइम ऑफ वाई डिवाइड बाय कैपिटल वाई ऑफ वाई। ठीक है, सो ये हमें ये एक्सप्रेशन मिल रहा है कि एक्स साइड पे है फंक्शन ऑफ टी एंड एक्स। ठीक है, और दूसरे साइड पे है फंक्शन ऑफ वाई। तो द ओनली पॉसिबिलिटी इज if they are equivalent to constant. If they are constant then they must be equivalent. If they are not constant then there is no possibility for them to be equivalent. ठीक है, ये कभी भी इक्विवेलेंट नहीं हो सकते। फंक्शन ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ वाई के इक्विवेलेंट नहीं होता, सिर्फ एक ही केस में इक्विवेलेंट होता है अगर वो कांस्टेंट हो। तो अब के बार हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे लेमडा वन। आप माइनस लेमडा वन स्क्वायर भी यूज कर सकते हो। ओके, ठीक है, माइनस लेमडा वन होल स्क्वायर भी यूज कर सकते हो, लेमडा वन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन माइनस लेमडा वन होल स्क्वायर वाला लॉजिक पता हो तभी आप लेमडा वन यूज कर सकते हैं। ठीक है, माइनस लेमडा वन होल स्क्वायर वाला लॉजिक पता ना हो तो फिर आप लेमडा वन यूज करोगे
तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है आपको समझने में। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है कि माइनस लेमडा वन स्क्वायर भी यूज किया जा सकता है, तो हम सिंपली लिख लेंगे लेमडा वन। ठीक है, अच्छा, अब ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें दो इक्वेशंस प्रोवाइड कर देता है। पहला इक्वेशन तो सिंपली y डबल प्राइम डिवाइड बाय y इज इक्वल टू लेमडा वन है, जो कि हमें एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बता देता है, y डबल प्राइम ऑफ y माइनस लेमडा वन y ऑफ y इज इक्वल टू 0। ठीक है, सोल्यूशन का ये जो पार्ट था फंक्शन ऑफ y, वो तो हमें पता चल गया कि वो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरे के बारे में तो नहीं पता, टी डैश डिवाइड बाय अल्फा स्क्वायर टी माइनस एक्स डबल डैश डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू लेमडा वन। ठीक है, दूसरा इक्वेशन हमें ये इंफॉर्मेशन दे देता है। अच्छा, इसको भी हम फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स की शेप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, इस लेमडा वन को इस साइड पे ले आओ, एक्स के फंक्शन को दूसरी साइड पे लाओ, तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा, फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, जो कभी भी सेम, जो कभी भी सेम नहीं होते, सेम होते हैं सिर्फ एक केस में, वो केस आपको पता है। ठीक है, दूसरा कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। So if these things are constant, then they must be equivalent. Assume these both of these quantities are equivalent to lambda 2. Okay. अच्छा, अगर lambda 2 के इक्वलेंट है तो सेकंड जो आइडेंटिटी है वो हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है? द सेकंड आइडेंटिटी सेज x डबल प्राइम माइनस lambda 2 x ऑफ x is equal to 0, and the first identity means the function of t is equal to lambda 2. This says t dash of t minus alpha square lambda 1 plus lambda 2 t of t is equal to 0. ठीक है, जो सोल्यूशन में फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ y, फंक्शन ऑफ t हमने अज्यूम किए हुए थे, तो इन तीनों फंक्शंस के जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमें कुछ ना कुछ आइडिया मिल गया। y ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, x हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, और t हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर एक ये बात भी नोट कर ले कि x और y सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, और जो फंक्शन t है वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो दोनों के सॉल्यूशंस, बल्कि तीनों के सॉल्यूशंस हमने कैलकुलेट भी किए हुए हैं, और कैलकुलेट करने के तरीके भी हमें आते हैं। ठीक है, तो चलो सॉल्व करने से पहले देखते हैं कि बाउंड्री कंडीशंस की क्या सिचुएशन होगी। एक्स, वाई और टी तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये तो यहां तक तो बात समझ आ गई, लेकिन इनके जो बाउंड्री स्पेसिफिकेशन है, मींस ये चारों कंडीशंस, इन चारों कंडीशंस को हम किस तरह कंक्लूड करेंगे? तो चलिए स्टूडेंट, सारे के सारे जीरो है, तो अप्लाई करके देखते हैं कि क्या बनता क्या है इससे। अच्छा, u एट x इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल y एंड फॉर ऑल टाइम t, वो 0 के इक्विवेलेंट है। u एट x इज इक्वल टू l y t, ये भी 0 के इक्विवेलेंट है। ठीक है, इस तरह u एट y इज इक्वल टू 0 एंड u एट y इज इक्वल टू l प्राइम, ये भी सारी 0 है। तो इन चारों कंडीशन से चारों के चारों क्वांटिटीज 0 है, तो इनसे दो कंक्लूजन बनते हैं। एक कंक्लूजन ये बनता है कि x ऑफ 0 हमारा 0 है, और दूसरा x ऑफ l ये हमारा 0 है। इसके अलावा पहले सेट से कोई कंक्लूजन नहीं बन सकती। उसकी रीजन ये है कि अगर हम अज्यूम करेंगे कि t ऑफ t 0 है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, बताओ, चलो कमेंट्स में बताओ। ठीक है, सो the only possibility is x of 0 is equal to 0 and x at l is equal to 0. ओके, इस तरह दूसरा जो इक्वेशन है वो हमें ये कंडीशन दे रहा है कि y एट 0 भी 0 होगा, y एट l डैश भी 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा करेक्शन कर ले, दिस इज नॉट x एट 0 बट दिस इज x एट x। ओके, सो कंबाइनिंग, अच्छा ये सारे, अच्छा अब हर पहला जो कंडीशंस का सेट है, यानी x एट 0 इज इक्वल टू 0, x एट l इज इक्वल टू 0, इसको अपने डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ
कंबाइन कर लेते हैं और y का जो सेट है इसको अपने y का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके साथ कंबाइन कर लेते हैं, तो ओवरऑल हमें ये प्रॉब्लम्स मिलेंगे। y डबल प्राइम ऑफ y माइनस लेमडा वन y ऑफ y इज इक्वल टू 0, यानी y ऑफ y ये सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। एट y इज इक्वल टू 0 कैपिटल Y की वैल्यू होगी 0, एट y इज इक्वल टू l प्राइम कैपिटल Y की वैल्यू होगी 0। ये एक कंप्लीट आइगन वैल्यू प्रॉब्लम बन गई। द सेकंड प्रॉब्लम सेज दैट x प्राइम माइनस लैम्डा 2x इज इक्वल टू 0 and the value of the capital X at x is equal to 0 and x is equal to L, both of them are 0. So this is the second eigenvalue problem. Okay, the difference is only lambda 1, lambda 2, L and L prime. Nothing is different. एक साल हो जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली साल हो जाएगा, और रीजन उसकी यह है कि दूसरे में हमने सिंपली y की जगह x लिखना है बस। ओके, the function of t satisfy this first order ordinary differential equation t prime minus some constant multiplied by t is equal to 0। ओके, चलिए स्टूडेंट अब बारी बारी एक एक को देखते हैं। ये जो प्रॉब्लम है y डबल डैश ऑफ y माइनस लेमडा वन y ऑफ y इज इक्वल टू 0, y एट 0 इज इक्वल टू 0, y एट l प्राइम इज इक्वल टू 0, इसको हमने सॉल्व किया हुआ है। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनते हैं y n ऑफ y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c n मल्टीप्लाइड बाय साइन n पाई ओवर l प्राइम ऑफ y। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या कर लिया, हमने पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन ले लिया m स्क्वायर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, उसके रूट्स निकाल लिए, उस पे y एट 0 इज इक्वल टू 0 अप्लाई कर लिया, c1 हमारा 0 हो गया। y एट l प्राइम इज इक्वल टू 0 जब हमने अप्लाई कर लिया तो c2 भी 0 हो रहा था। c2 को हमने कहा कि आप 0 नहीं हो मेरे भाई, आप हो, आपकी वैल्यू है, असल में लेमडा 1 की वैल्यू नहीं है, तो हमने लेमडा 1 को 0 के इक्वलेंट कर दिया। ठीक है, तो लेमडा 1 इज इक्वल टू एन पाई ओवर एल प्राइम उसकी वैल्यू आ गई, माइनस एन पाई ओवर एल प्राइम होल स्क्वायर उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमारा जो सोल्यूशन बन गया वो इस तरह y n इज इक्वल टू सी एन साइन एन पाई ओवर एल प्राइम y, ये बन गया। अच्छा, x n ऑफ x का सोल्यूशन क्या होगा, वो भी इस तरह होगा सी एन साइन एन पाई ओवर एल इंटू एक्स, यहां पर l प्राइम है तो वहां पर l होगा, y की जगह x होगा। ठीक है, इस तरह इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन y डबल प्राइम x डबल प्राइम माइनस लेमडा 2x x to 0 combined with these homogeneous boundary condition gives us the solution x m at x is equal to cm, ठीक है, sin m pi x over l, and here the value of lambda 2 is minus m pi over l whole square। ठीक है, हमने क्या किया, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट कर लिए, जनरल सोल्यूशन लिख लिया, पहला बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर लिया, c1 0 हो गया, दूसरा बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर लिया, c2 भी 0 हो गया, ट्रिवियल सोल्यूशन बन गया। हमने c2 को कहा आप 0 नहीं हो, हमने लेमडा 2 को कहा तुम 0 हो, सो लेमडा 2 सिर्फ एक ही केस में 0 हो रहा था जब लेमडा 2 इस चीज के इक्विवेलेंट आए, अगर लेमडा 2 इसकी इक्विवेलेंट आता तो 0 होता, अदरवाइज 0 ना होता। ठीक है, सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर द x, और क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है तो मैं एक इंडेक्स m इंट्रोड्यूस कर लूंगा, प्रीवियस में मैंने n इंट्रोड्यूस किया हुआ था, यहां पर मैं m इंट्रोड्यूस कर लूंगा। ठीक है, तो इसका फायदा ये होगा कि x के कितने टर्म्स मैंने काउंट करने हैं और y के कितने टर्म्स काउंट करने हैं। ठीक है, तो लेमडा 1 और लेमडा 2 की वैल्यूज कैलकुलेट हो गई। अब हमने क्या करना है, स्ट्रेट पाउडर इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है टी डैश ऑफ टी के इक्वेशन में, टी डैश ऑफ टी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 टी ऑफ टी इज इक्वल टू 0, which is first order ordinary differential equation. You can use the method of integrating factor। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का तरीका अप्लाई कर लो, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। टी ऑफ टी इज इक्वल टू
डी एम एन, ठीक है, कोई कांस्टेंट जो m और n दोनों पर डिपेंडेंट हो, यानी जनरल एक कांस्टेंट, और e पावर माइनस अल्फा स्क्वायर n पाई ओवर l प्राइम होल स्क्वायर m पाई ओवर l होल स्क्वायर t, ठीक है, this is t of t. So basically we have three quantities in hand: x of x, y of y, and capital T of t. We know that their product is equivalent to capital U. So u m n ऑफ एक्स टी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ए एम एन. ए एम एन क्या है स्टूडेंट्स? डी एम एन मल्टीप्लाइड बाई सी एम मल्टीप्लाइड बाई सी एन, इन सब का प्रोडक्ट है. तो क्योंकि वो m और n दोनों पर डिपेंडेंट है तो मैं उनको जनरल लिख लूंगा कैपिटल ए एट एम एन, यानी A11, A12, A13 इस तरह, ठीक है, इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y multiplied by function of x multiplied by function of t. So basically these are infinite solutions to the linear problem. We know that the method of superposition is also applicable in linear problems. ठीक है, means u1 and u2 are solutions, then their sum is also solution. So what will we do? We will construct the sum of all these solution to construct the final solution. So the solution u of x, y and t is equal to summation n starts from 1 up to infinity. दो indices यूज हो रहे हैं तो with respect to both the indices summation होगा. summation m starts from 1 up to infinity a m n sin n pi over l prime y sin m pi over l of x into e power minus alpha square n pi over l prime. ठीक है, तो ये हमारे साथ सोल्यूशन बन गया. अब इस सोल्यूशन में स्पेशल बात यह है कि ये हमारा जो थ्री डायमेंशनल थ्री वेरिएबल्स का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है. जो चार होमोजीनियस बाउंड्रीज कंडीशंस है वो उनको भी सेटिस्फाई कर रहा है. एक्स की जगह आप जीरो सब्स्टिट्यूट कर दो, सारी चीजें जीरो हो जाएगी. एक्स की जगह एल सब्स्टिट्यूट कर दो तब भी जीरो हो जाएगी. वाई की जगह जीरो सब्स्टिट्यूट कर दो फिर भी सारा सोल्यूशन जीरो हो जाएगा. वाई की जगह एल प्राइम सब्स्टिट्यूट कर दो तब भी सारा जो सोल्यूशन है वो जीरो हो जाएगा. अच्छा, अब इसी सोल्यूशन को जो हमारा इनिशियल टेम्परेचर है रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर का u एट एक्स वाई एंड टाइम t इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू f ऑफ x, वो कंडीशन भी इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए. ठीक है, तो अगर हम ये कंडीशन अप्लाई कर ले, यानी इस सोल्यूशन में हम टाइम t इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दे यहाँ पर भी, और एंड पे जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वहां पर भी हमने एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया. सब्स्टिट्यूट टाइम t इज इक्वल टू 0 हियर एंड हियर, तो लेफ्ट हैंड साइड पे f ऑफ x बनेगा और दूसरे साइड पे ये डबल समेशन बनेगा. f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 अप टू इंफिनिटी m इज इक्वल टू 1 अप टू इंफिनिटी a m n sin n pi over l prime y sin m pi over l of x. ठीक है, अब यहाँ पे आके हमारी जो मींस जो अभी तक जो हमने पढ़ा था वो सारा आगे, यानी a m n हमने इस तरह कैलकुलेट करना है कि ये जो डबल समेशंस है ये इसी फंक्शन के इक्विवेलेंट आ जाए. ठीक है, तो स्टूडेंट्स जिस तरह से वन डायमेंशंस में हम कैलकुलेट कर रहे थे सेम टू सेम उसी तरह का टू डायमेंशंस में भी कैलकुलेशन होगा. लेकिन पहले वन डायमेंशंस की जो ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन थी साइन सीरीज एक्सपेंशन की, वो टू डायमेंशंस में देख लेते हैं. वन डायमेंशंस में हम जानते हैं स्टूडेंट के इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू l sin m pi x ओवर l sin m प्राइम x ओवर l dx, ये कंडीशनल एक स्टेटमेंट है. ये m और m प्राइम अगर सेम हो तो ये इक्विवेलेंट होता है l बाई 2 के, और अगर m और m प्राइम सेम ना हो तो ये इक्विवेलेंट है 0 के. अगर फॉर एग्जांपल हम इसी तरह का इनलागसली एक्सप्रेशन हम y में कंसीडर कर ले 0 टू l प्राइम, हाँ, sin n पाई ओवर l प्राइम y sin n डैश प्राइम ओवर पाई ओवर l प्राइम y dy, तो ये भी कंडीशनल एक यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन हो रहा है. तो यहाँ पर y या x एक डमी वेरिएबल की तरह रोल प्ले कर रहा है. सो द सेकंड इंटीग्रल इज आल्सो कंडीशनल if n and n prime are same, the value is equivalent to l prime divided by 2, and if it is not same
देन दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन करके एक मुश्तरका कंडीशन ये बन सकती है। पहला कंडीशन मल्टीप्लाइड बाय दूसरा कंडीशन। ठीक है, एक है विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन, दूसरा है विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन। तो विद एक्स और वाई ये दोनों आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो इन सारी क्वांटिटी के प्रोडक्ट को मैं एज इंटीग्रल ऑफ एज अ डबल इंटीग्रल लिख सकता हूं, मींस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू एल, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू एल डैश। ठीक है, और इन सारी क्वांटिटीज का प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट कर लो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, अब इसके पहले पार्ट को अगर देख लो, ये नॉन जीरो होगा अगर ये दोनों टर्म्स नॉन जीरो हो। ठीक है, पहला टर्म नॉन जीरो तब होता है जब m और m प्राइम इक्विवेलेंट हो, और दूसरा नॉन जीरो तब होता है जब n और n प्राइम इक्विवेलेंट हो। तो ये डबल इंटीग्रल कंडीशनल हमें आंसर दे रहा है, अगर m और m प्राइम इक्विवेलेंट हो, n और n प्राइम इक्विवेलेंट हो, तो ये दोनों इंटीग्रल इक्विवेलेंट है l प्राइम डिवाइड बाय 4 के। ठीक है, एक इंटीग्रल l डिवाइड बाय 2, दूसरा l प्राइम डिवाइड बाय 2, तो दोनों का प्रोडक्ट l प्राइम डिवाइड बाय 4 के इक्विवेलेंट। ठीक है, साथ में ये दोनों कंडीशंस आ गई। अच्छा, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर होल्ड ना हो तो ये डबल इंटीग्रल हमारा इक्विवेलेंट है 0 के। ठीक है, सो दिस इज द टू डायमेंशनल रेक्टेंगुलरिटी कंडीशन ऑफ साइन सीरीज। अप्लाई कर लेते हैं AMN को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो जब ये रेक्टेंगुलरिटी कंडीशन अप्लाई हो जाता है तो हमें AMN की वैल्यू मिल जाएगी, AMN इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय LL प्राइम। ठीक है, LL प्राइम डिवाइड बाय 4 है, तो वो 4 डिवाइड बाय LL प्राइम, 0 टू L, 0 टू L प्राइम, f of x y sin m pi x over L sin n pi y over L प्राइम dy dx। ठीक है, डबल इंटीग्रेशन करनी होगी, तो इस तरीके से हम AMN कैलकुलेट कर लेंगे। तो कंक्लूड कर लेते हैं इस प्रॉब्लम को कि two dimensional heat conduction equation with homogeneous boundary conditions and the initial temperature given by small f of xy, then the solution is u of xy t is equal to summation n is equal to 1 up to infinity m is equal to 1 up to infinity AMN multiplied by these things, and the formula for calculating the AMN is actually this double integral। ठीक है, अगर AMN को हम इस डबल इंटीग्रल से कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा ये जो सोल्यूशन बनेगा ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, बाउंड्री कंडीशंस और इनिशियल कंडीशंस सब चीजों को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, तो दिस इज द बेसिकली द सॉल्यूशन ऑफ द टू डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन। नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे थोड़े बहुत। ठीक है, तो सी यू देन, अल्लाह हाफिज।